जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि क्लास 6 से लेकर 10 तक या +2 तक आपको बहुत काम में आने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपके बहुत सारे बेसिक इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का है अपना वीडियो। इस वीडियो के टॉपिक का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस की। जब हम बात करते हैं लाइन्स की तो सबसे पहले लाइन की बात करेंगे, क्योंकि जो हमारे चैप्टर का नाम, जो हमारे वीडियो का नाम है वो है लाइन्स एंड एंगल्स। तो हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम लाइन्स की। लाइन्स क्या होती हैं? अ स्ट्रेट पाथ एक्सटेंडिंग इन बोथ डायरेक्शंस विद नो एंड पॉइंट। ठीक है, तो जो लाइन होती है इसमें एरो जो लगे होते हैं, एरो का मतलब होता है कि ये कॉन्टिन्यू है। ठीक है, तो इसमें दोनों तरफ एरो दिए हुए हैं, इसका मतलब कि ये जो लाइन है दोनों तरफ मूव कर रही है, इट इज़ स्टिल मूविंग। तो ना तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, वो हम मेज़र नहीं कर सकते। जब हम लाइन सेगमेंट की बात करें तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये लाइन का ही पार्ट है। सपोज़ करो ये लाइन है, अगर इस लाइन के अंदर हम कोई 2 पॉइंट फिक्स कर देते हैं ए और बी, तो ये बन जाता है लाइन सेगमेंट, जो कि यहाँ गिवन है। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स होती है, इसको मेज़र किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। और अगर आप सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो फिक्स होती है। यू कैन मेज़र इट। मैक्सिमम चीज़ें, चाहे वो आपकी हाइट है, चाहे वो चौक है या बोर्ड है या टेलीविज़न है, फ्रिज है, हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, आप सब इसी का पार्ट है लाइन सेगमेंट, क्योंकि वी कैन मेज़र ऑल द थिंग्स। क्लियर? अब बात करते हैं रे की। रे भी लाइन का ही पार्ट है। जब मैं लाइन सेगमेंट की बात कर रहा था तो मैंने 2 पॉइंट लाइन के ऊपर लिए तो वो लाइन सेगमेंट बन गए। अगर इस रे के ऊपर, लाइन के ऊपर अगर मैं एक पॉइंट मार्क करता हूँ ए, ठीक है, तो ए से लेकर सी तक भी रे बन जाएगी। ठीक है, और ए से लेकर बी तक भी क्या मानी जाएगी? रे। रे की क्या स्पेशलिटी है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है पर एंडिंग पॉइंट नहीं होता। जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो एरो है ये आपको बताता है कि ये जो लाइन है इस तरफ अभी भी मूव कर रही है, और एक कब तक हम इसकी फिक्स लेंथ मेज़र नहीं कर सकते, जब तक ये स्टॉप ना हो जाए। सबसे बेटर एग्जांपल है इसका सन रे। जो सूरज की रोशनी आती है, ठीक है, वो स्टार्टिंग तो सूरज से होती है पर कहाँ तक जाती है कोई नहीं, किसी को नहीं पता। तो रे का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सन रे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एंगल्स की। तो इस वीडियो के अंदर हम कौन कौन से एंगल डिस्कस करने वाले हैं? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इन सभी एंगल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम एक्यूट एंगल की। तो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? यहाँ पर हमने बहुत सारी इमेजेस ली हुई हैं। 18 डिग्री, 45 डिग्री, 33 डिग्री, 88 डिग्री, 22.5 एंड 7 डिग्री। ठीक है, ये जो ऊपर आप डॉट सा देख रहे हैं इसको हम डिग्री पढ़ते हैं। द मेजर ऑफ एन एंगल विद द मेजर बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। कोई भी एंगल जिसका मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री होगा, यानी कि 90 डिग्री से कम के जितने भी एंगल होंगे उसको हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। ठीक है, तो पहले बात की हमने 0 से 90 डिग्री। अब अगली बात करते हैं राइट एंगल। पिछली एक्यूट एंगल में हम 0 से 90 डिग्री तक चले गए थे। जैसे ही ये 90 डिग्री तक हुआ, एग्जैक्टली 90 डिग्री का हुआ, तो एग्जैक्टली 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। ठीक है, ये आपके सामने बना हुआ है। एन एंगल फॉर्म्ड बाय द परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन्स, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलरली फॉर्म एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, जिसको हम राइट एंगल भी कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, पहले हमने किया है एक्यूट 0 से 90, फिर हमने कहा 90। अब बात आएगी ऑब्ट्यूज एंगल की। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, जब हम ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो 90 डिग्री से बड़ा हो कोई एंगल और 180 से कम हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, चलिए स्ट्रेट एंगल की बात करते हैं। अभी तक हम आ गए थे लेस देन 180 डिग्री तक। अब हम बात करेंगे एग्जैक्टली 180 डिग्री का जो एंगल होगा
ठीक है, उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं, जैसा कि आपने इस इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, इस साइड भी बन सकता है, इस साइड भी बन सकता है। ठीक है, तो ये 180 डिग्री का एंगल होता है। अ स्ट्रेट एंगल चेंजेस द डायरेक्शन टू पॉइंट द ऑपोजिट वे, इट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सीधी लाइन की तरह दिखता है और उसका मेज़र कितना है 180 डिग्री। हाफ अ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मतलब कंप्लीट जो एंगल होता है, ठीक है, सर्कल का ये एंगल 360 डिग्री होता है। ठीक है, जब ये हाफ वाला अगर आप इस पोर्शन को लेंगे तो ये हो जाएगा 180 और नीचे वाला भी कितना 180। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्लेक्स की। स्ट्रेट एंगल हमने बात की 180, रिफ्लेक्स क्या होता है, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360। ठीक है, 180 से ज़्यादा और 360 से कम। ये एग्जाम्पल है 266, 230, 237, इवन 359 भी रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कंप्लीट एंगल की, जो कि लास्ट एंगल है। कंप्लीट एंगल जो हमारा सर्कल का होता है वो होता है 360 डिग्री। इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। ठीक है, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, सपोज ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, जब किन्हीं दो एंगल का सम एग्जैक्टली 90 डिग्री हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो इस एग्जांपल के अंदर आप देखेंगे अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री को आप प्लस करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अगर एग्जैक्टली 90 डिग्री आता है तो उन एंगल्स को हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अगर 89 आता है या 91 आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे, एग्जैक्टली 90 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें अगर हम, अभी हमने कहा था कॉम्प्लीमेंट्री, जिन एंगल का सम कॉम्प्लीमेंट्री में 90 होता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। अगर यही सम 180 डिग्री हो जाए तो इसको हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। फॉर एन एग्जांपल, इसमें 60 और अगर आप 120 को प्लस करेंगे तो इसका एग्जांपल हो जाएगा 180 डिग्री। इसका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर सम 180 डिग्री हो जाता है तो इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। एडजेसेंट एंगल, ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर एडजेसेंट एंगल्स आर एंगल्स डेट हैव अ कॉमन रे कमिंग आउट ऑफ द वर्टेक्स गोइंग बिटवीन टू अदर रेज। सबसे पहले बात करते हैं एंगल की। एंगल फॉर्म कैसे होता है, जब दो रेस एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो एंगल फॉर्म होता है। लाइन नहीं बोलेंगे, आर्म्स, इसको हम कहते हैं आर्म्स, रे 1 और रे 2। ठीक है, जब एक कॉमन पॉइंट जिसका नाम वर्टेक्स है वहाँ पर मिलती हैं तो इसको हम कहते हैं, कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल कहते किसे हैं। ठीक है, अब इसी एंगल के बीच में मैंने एक और एंगल बना दिया, ठीक है, जिससे ये एंगल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो अब ये जो सी है, रे सी, ये रे 1 और 2 की क्या है, कॉमन। ठीक है, तो जब भी कोई दो एंगल बने और उनके सेंटर में कोई कॉमन रे फॉर्म हो जाए तो उसको हम कहते हैं, इन एंगल को, एंगल 1 और 2 को कहेंगे एडजेसेंट एंगल। पर कंडीशन क्या है कि जो कॉमन रे है, बाकी जो दो रेज हैं वो उस कॉमन रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, जैसा कि इसमें। पर अगर वो एंगल ऐसा फॉर्म होता है, ठीक है, कि जो कॉमन रे है, मान लीजिए ये वाली जो रे है कॉमन है ए बी, ठीक है, तो इस केस में अगर कॉमन रे ए बी आ रही है तो दोनों ही एंगल सेम साइड पे बनेंगे तो एडजेसेंट एंगल नहीं माने जाएंगे। फॉर एन एग्जांपल, एडजेसेंट एंगल इसमें हुआ एंगल ए बी सी और सी बी डी। और अगर मैं बात करूं एंगल ए बी, यहाँ पर सी ले लेते, डी ले लेते हैं, ए बी डी और ए बी सी, इसके अंदर आप देखेंगे तो ए बी कॉमन है और बाकी जो दो रे हैं इसी की एक ही साइड पर है। बट अगर इसके अंदर देखेंगे तो आप बी सी कॉमन है, तो बी सी सेंटर में है और दोनों जो रेज हैं इसके ऑपोजिट साइड हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल की कंडीशन होती है। ठीक है, चलिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, जब एडजेसेंट एंगल का जो पेयर है,
ठीक है, उनका सम कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए तो उसको हम कहेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, ये ऐसे भी बन सकती है, कैसे भी बन सकती है। ठीक है, जब दो एडजस्टेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, लीनियर पेयर। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पेयर का मतलब है ग्रुप ऑफ एंगल। क्लियर। चलिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की बात करते हैं। अ पेयर ऑफ एंगल इज सेड टू बी वर्टिकली इफ द एंगल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन। कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक पॉइंट पर मिल रही हैं, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पर वो मिल रही हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और लाइंस को हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। ठीक है, अभी हम आगे लाइंस के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो आमने सामने के जो एंगल बने 1 और 2, ठीक है, और 3 और 4, इन एंगल को हम क्या कहेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए इंटरसेक्टिंग लाइन सभी बता दी, लाइन डेट क्रॉस ईच अदर, और एक कॉमन पॉइंट पर जब वो मीट करती हैं तो इसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और अभी बताया कि ये जो एंगल होगा ये 1 2 के इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन पैरेलल लाइंस को कहते हैं, ध्यान रखना, कहीं कहीं पैरेलल लाइंस वर्ड यूज होता है, कहीं नॉन इंटरसेक्टिंग। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, विच नेवर मीट्स, जो आपस में कभी नहीं मिलती। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रेलवे ट्रैक, जो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, आपका जो टेलीविज़न है उसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी नहीं, अलमीरा की ऑपोजिट साइड्स भी नहीं, डोर की भी नहीं, तो वो सारी की सारी क्या है, पैरेलल लाइंस का एग्जांपल है। पैरेलल लाइंस की बात कर ली, अब हम एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है, ठीक है, जैसा कि आप इस केस में देख सकते हैं, लाइन 1 और लाइन 2, दो लाइन है, दोनों ही पैरेलल लाइंस हैं। देख के पता लग रहा है कि पैरेलल लाइंस है। ठीक है, जब पैरेलल लाइंस को कोई एक तीसरी लाइन कट करती है, जिसका नाम हम दे देते हैं लाइन 3, ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अब इसकी एक कंडीशन होती है कि अगर ये दो पैरेलल लाइंस को दो डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करेगी तभी ट्रांसवर्सल माना जाएगा। अब एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपके सामने। अब यहाँ पर जो P है, क्या वो ट्रांसवर्सल होगी, वो ट्रांसवर्सल नहीं है। क्यों, क्योंकि वो दोनों जो बाकी दो लाइंस है उसको सिर्फ एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, जबकि ट्रांसवर्सल की कंडीशन क्या है कि ये दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल की, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जब पैरेलल दो पैरेलल लाइंस को तीसरी लाइन जिसको ट्रांसवर्सल लाइन कट करे, ठीक है, तब जो एंगल बनते हैं, जैसे ये एंगल बन गए, ठीक है, तो ये जो एंगल 1 है ये एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है, when two parallel lines are cut by transversal line, the two pairs of angles on opposite sides of the transversal and outside, पहली बात आउटसाइड, ये वाले जो एंगल हैं, ये जो बीच वाले एंगल हैं ये इंटीरियर हैं। ठीक है, ये जो बाहर वाले एंगल हैं सारे एक्सटीरियर एंगल हैं, मतलब बाहर बने हुए हैं। तो पहली कंडीशन क्या लगाई कि एक तो ऑपोजिट साइड पर और बाहर, 1 के जो ऑपोजिट साइड पर बाहर कौन सा है, एंगल 4 है, तो एंगल 4 1 4 के इक्वल होगा, और एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, अब अगले वाले में हम चलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस भी आ गई, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं, जब दो लाइन वर्टिकली या और हॉरिजॉन्टली आपस में इंटरसेक्ट करें और 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करें हर जगह। ठीक है, तो उसको कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन, और जो परपेंडिकुलर का साइन होता है वो ये होता है। ठीक है, और पैरेलल लाइंस को हम ऐसे लिखते हैं। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक है, इंटीरियर एंगल की बात करते हैं, जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, ठीक है, तो इंटीरियर एंगल, ये 4 इंटीरियर एंगल बनेंगे। पहली बात तो 1 2
3 4। लेकिन इक्वल कौन सा होगा उसको याद करने के लिए क्या है, आपको जेड का सिंबल याद रखना है। या तो सीधा जेड, सीधे जेड में 1 और 4 बन रहे हैं तो 1 और 4 इक्वल होंगे। और दूसरा क्या है, एक उल्टा जेड आप याद कर सकते हैं, ये वाला जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ। अगर ऐसे भी जेड बनता है उल्टा तो ये जो एंगल है 3 एंगल 2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो वही सेम केस यहाँ पर अगर आप इस जेड की बात कर रहे हैं तो 5 6 के इक्वल हो गया। तो ये जेड वाला एंगल ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, तो 7 8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये कर लीजिए। अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। मैंने अभी बताया था कि ये जो ए बी और जी और एच है ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं और ये सी डी ई एफ क्या है, इंटीरियर एंगल है। अब इन्होंने कहा कि ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड, तो ट्रांसवर्सल लाइन की जो सेम साइड वो एंगल है वो ये है डी और एफ। ठीक है, इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। डी एफ ले लो या सी ई ले लो, इनका सम 180 डिग्री होगा। इसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था पूरा टॉपिक, ठीक, जिसके अंदर हमने बात की पहले लाइंस क्या होती हैं, ठीक है, जिनका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता तो फिक्स लेंथ नहीं मेजर कर सकते। फिर लाइन सेगमेंट की बात की हमने, लाइन सेगमेंट की फिक्स लेंथ होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 एंड पॉइंट होते हैं। फिर रे की बात की थी, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है पर एंड पॉइंट नहीं होता, क्योंकि एरो का मतलब होता है कि ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही है। उसके बाद हमने बात की एक्यूट एंगल, सारे एंगल्स हमने जितने भी एंगल्स से डिस्कस किए। अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम उस कन्फ्यूज़न को दूर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।